हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित दीक्षित आज आप सभी के सामने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हूं। मैंने पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि क्या होता है प्रिंसिपल्स और क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें मैंने बताया था ये हेनरी फ्योल के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेडिंग डला है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो इसमें लिखा है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल वॉज born in France 1841. He got degree in mining engineering in 1850 and started working as engineer in a coal mining company. जो फ्योल थे उनका जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था 1841 में, और ये जो थे एक इंजीनियर थे। कैसे इंजीनियर थे? माइनिंग इंजीनियर थे। क्लियर। ये कोल माइनिंग कंपनी में इंजीनियर के एज अ वर्क करते थे इंजीनियर। 1988 में ही प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इनको कंपनी का एमडी बनाया गया, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। और उसी टाइम कंपनी में क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन आ गई, कंपनी इंसॉल्वेंस हो गई। और उस इंसॉल्वेंस हो गई तो कंपनी को उस इंसॉल्वेंसी से बाहर लाने के लिए ये हेनरी फ्योल जी ने कुछ तरीके बताए, कुछ टेक्निक्स बताई, और वही तरीका और टेक्निक जिससे कि वो कंपनी बहुत सक्सेस हुई आगे जाके, और एक नए मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी के फॉर्म में ये बन गई और ये इंसॉल्वेंसी से बाहर आ गई। तो ये जो तरीके और प्रिंसिपल और टेक्निक थे, इन्हीं को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब फ्योल ने देखा कि मेरे ये टेक्निक जो है इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर ला सकती है, ये मैनेजमेंट में किसी भी फर्म या कंपनी के मैनेजमेंट में एज अ प्रिंसिपल बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और टेक्निक को अलग अलग पॉइंट में डिफाइन किया, और जिसको कि क्या बन गया, ये मेरा फाइनेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बन गया। अब क्या मतलब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था फ्योल का इसमें? तो इसमें कहा, देखिए फ्योल जो है वो किस नाम से फेमस है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। ये फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और थॉट्स के फादर, मतलब मैनेजमेंट स्टडी और थॉट के फादर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही मेड क्लियर डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। ही डिफाइंड द मेन स्टेप इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के जो मेन स्टेप्स हैं उनको बताया, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और अगला है ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए हैं। इसी वजह से इनको क्या कहने जाने लगा, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट। क्लियर। ये था हेनरी फ्योल जी के बारे में। अब इनके जो 14th प्रिंसिपल थे क्या क्या थे, चलिए उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे पहला लिखा है आपके बुक में, डिवीज़न ऑफ वर्क। मिला आप लोगों को? हाँ, ये डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट, एंड इंस्टेड ऑफ assigning the whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to one person according to their capability। कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि कोई अगर काम है तो उसको पूरा काम क्या करिए, पूरे काम को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल स्मॉल यूनिट में, और उन सभी अलग अलग टास्क को अलग अलग पर्सन को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दे दीजिए। इसमें क्या होगा कि एक ही आदमी के ऊपर पूरा वर्क का बर्डन नहीं आ जाएगा। इससे क्या होगा, वर्क डिवाइड हो जाएगा और उसमें जितनी मिस्टेक होगी वो कम से कम होगी। क्लियर। जो डिवीजन ऑफ वर्क यही कहता है कि डिवीजन मतलब बांटना, वर्क मतलब काम को आपस में बांट लीजिए। अब कैसे बांटेंगे, तो जिस भी पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी है, उसकी एलिजिबिलिटी है, उस हिसाब से उसको हम वर्क दे देंगे और वो वर्क कंप्लीट करेगा। क्लियर। आगे लिखा, फ्योल सेड नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल मैनेजरियल स्किल जॉब शुड आल्सो बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब फ्योल कहते हैं केवल फैक्ट्री काम नहीं, बल्कि टेक्निकल हो गया या आपका मैनेजेरियल हो गया और स्किल जॉब्स हो गया, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अलॉट कर सकते हैं, जिसकी जैसी स्पेशलाइजेशन है उस हिसाब से। अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया है, थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वन पर्सन कैन बी आस्क्ड टू कट द वुड प्राइसेस, वन टू जॉइन देम, वन टू पॉलिश। अब एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें एक आदमी को कहा गया आप लकड़ी काटिए, एक आदमी को कहा गया आप उसको असेंबल करिए, और एक से कहा गया आप उसको फिनिशिंग करिए। तो इससे क्या होगा, जो आदमी जिस चीज़ में परफेक्ट है वो वर्क वो उतने अच्छे से करेगा और उसमें कम से कम मिस्टेक होगी। क्लियर। इसी को कहा गया है डिवीजन ऑफ वर्क।
अब आगे इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो देखिए दो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला स्पेशलाइजेशन और दूसरा इंप्रूव इफिशियंसी। स्पेशलाइजेशन मीन्स जो जिस चीज़ में माहिर है अगर उसको वही काम कर दे दिया जाए तो वो उसको क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा, तो मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा। अब दूसरा है इम्प्रूव इफिशियंसी, उसमें गलती कम से कम होगी और उसकी जो वर्क करने की इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, वेस्टेज उस पर कम निकलेगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? ओके, आई होप। देखिए यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है जिसमें आपका डिवीजन ऑफ वर्क है कि अलग अलग आदमी अपना अपना अलग अलग काम कर रहा है। क्लियर? आई होप आप लोगों को फ्यूल्स प्रिंसिपल का पहला जो मैनेजमेंट है वो क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए इसको समझते हैं। लिखा है कि ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने की पावर किसके पास है उसको हम ऑथोरिटी कहते हैं। ऑथोरिटी जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। आपको जो काम दिया गया उस काम को आप एक सर्टेन टाइम में क्या करिए, कंप्लीट करिए, ये आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? ऑथोरिटी मतलब होता है डिसीजन लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है आपको जो काम दिया गया है उसको फिक्स टाइम में कंप्लीट करना। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पार्टी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंड अथॉरिटी में डिफरेंस होता है। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट। हाँ, एक्सेस अगर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी तो क्या रिजल्ट आएगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बढ़ा देते हैं और अथॉरिटी कम कर देते हैं तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। कहा जाए देयर इज नीड टू ब्रिंग पार्सिटी बिटवीन बोथ ऑफ द बेस्ट रूल, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों, अगर दोनों नहीं, अगर इक्वल नहीं होंगे तो गड़बड़ होने लगेगी, निगेटिव रिजल्ट आएगा। आगे एग्जाम्पल कहा गया है, इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इन 1 वीक टाइम but he is not given authority to purchase the raw material, if there is no raw material available in the store room, as a result he could not complete the target of producing 1000 unit of time। अब किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिए लेकिन उसको अगर हम अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो काम कर पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए समझाया गया है कि मैंने 1000 यूनिट कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बोला लेकिन आपको रॉ मटेरियल परचेस करने की हम अथॉरिटी नहीं देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई लेकिन जब अथॉरिटी नहीं रहेगी, आप सामान खरीद नहीं पाओगे रॉ मटेरियल, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, और जब प्रोडक्शन नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी होती है। अब इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। इसमें क्या होता है, वर्क जो होता है बिना डिले मेरा हो जाता है और इस अथॉरिटी का कोई भी गलत यूज़ नहीं हो सकता है। क्लियर? और अगला जो इंपॉर्टेंट थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फ्यूल का, वो कहता है डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन आप सभी जानते होंगे, क्या, नियम। डिसिप्लिन रिफर टू जनरल रूल रेगुलेशन एंड सिस्टमेटिक वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एक जो वर्किंग कंडीशन है उसमें जो जनरल रूल रेगुलेशंस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसी को कहा जाता है डिसिप्लिन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एज सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। डिसिप्लिन जो है वो सुपीरियर में भी होना चाहिए और सबऑर्डिनेट में भी होना चाहिए। अगर ऊपर सबऑर्डिनेट में डिसिप्लिन नहीं होगा या सुपीरियर में नहीं होगा तो वर्क अच्छे से नहीं होगा। दोनों ही लेवल पे हमको डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, डिसिप्लिन मतलब नियम कानून होता है जो हम नॉर्मली बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। बिना रूल रेगुलेशन से कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका। इसमें कहा गया कि द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर दियर कमिटमेंट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एफिशिएंसी। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को कोई काम करना है उसके लिए वो कोई कमिटमेंट देंगे तो उसमें क्या होंगे, रूल रेगुलेशंस, और अगर सिस्टमेटिक वे से काम होगा तो वो जल्दी क्या कर सकते हैं, काम अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं और उनको एक ऑनर होगा कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया। ठीक, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि इसमें इफिशियंसी आपकी इंप्रूव होती है, कॉस्ट कम लगती है और काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। क्लियर? और अगला है यूनिटी ऑफ कमांड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़िए क्या लिखा है। कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली बिकॉज
If he receiving order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first and on the other hand. बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी मतलब होता है एकता, कमांड मतलब आदेश। जो आपको कमांड दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, वो हमेशा एक बॉस के द्वारा आना चाहिए। अब अगर एक आदमी किसी से कोई काम करेगा तो वही कर पाएगा। अब अगर हर आदमी उसको अलग अलग ऑर्डर देगा तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और ये सोचेगा कि हम किसके ऑर्डर को फॉलो करें या किसकी बात माने। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि जो भी ऑर्डर दिया जाए या कमांड दिया जाए वो ओनली वन बॉस के द्वारा दिया गया, सबके द्वारा नहीं। केवल एक आदमी आदेश देगा और वही उस पर काम करेगा। ठीक, इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। इफ एम्प्लॉय प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज एंड सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय टू फास्टन प्रोडक्शन। अब एक आदमी कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप प्रोडक्शन क्या करिए, धीरे धीरे करिए, और जो सेल इंचार्ज वो कह रहा है कि आप क्वालिटी मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाइए। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, एक कह रहा है प्रोडक्शन जल्दी जल्दी करिए, एक कह रहा है प्रोडक्शन धीरे धीरे करिए जिससे मेरा जो गुड्स हो वो क्वालिटी अच्छी हो। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है केवल एक बॉस के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा और बाकी लोगों के द्वारा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट की जाएगी। क्लियर। देखिए इसमें एक आपका डायग्राम बनाया है। एक पर्सन है वो सबको देखिए ऑर्डर दे रहा है, सीधे सीधे राइट 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 हो जा रहा है, और एक रॉन्ग है, उसमें क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ये भी कुछ कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है, तो सब कोई क्या हो रहा है, उसी में खिचड़ी पक जा रही है। क्लियर। और इसी तरह एक और इसी तरह यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अब यूनिट ऑफ डायरेक्शन भी कहता है कि अगर आपको कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है तो किसी एक कॉमन गोल के लिए देना चाहिए जिसको कि आप सभी मिलके अचीव करें। अब आपको मान लीजिए हम कुछ और डायरेक्शन देंगे, कोई कुछ और डायरेक्शन देगा उसी कॉमन गोल के लिए, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि कॉमन गोल के लिए जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वन यूनिट और वन प्लान होना चाहिए। एक ही काम के लिए अलग अलग प्लान बना के उस पर डायरेक्शन नहीं दिया चाहिए, इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। इसमें 14 दिए थे फ्यूल ने, जिसको अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए आज एक बार समझ लेते क्या मैंने डिस्कस किया। तो फ्यूल के बारे में बताया, ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, इन्होंने अपनी कंपनी को, कोल माइनिंग कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर लाया। तो उसके लिए जो इन्होंने टेक्निक और प्रिंसिपल यूज़ किए थे, जो इनके एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पर इन्होंने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कहा जाने लगा। क्लियर। और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे वो पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें काम को बांटिए। दूसरा आपका था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद था डिसिप्लिन, यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन। ये 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। अब जब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें मैं बाकी रिमेनिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करूँगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।